क्या यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना की सदस्यता रोकी जा सकती थी? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को सीट मिल सकती थी? क्या इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट तिब्बत, उसे आज़ाद करवा कर एक अलग देश बनाया जा सकता था? क्या तिब्बत को चाइना के पास जाने से रोका जा सकता था? क्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका खामियाजा आज तक भारत को भुगतना पड़ रहा है? इन सभी प्रश्नों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। सबसे पहले यदि हमको इंडिया चाइना की बात करनी है तो जैसा कि हम जानते हैं, चाइना 1949 के अंदर माओ जेडोंग के अंडर में बना और 1947 के अंदर इंडिया ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। लेकिन तिब्बत की कहानी जानने के लिए हमको तिब्बत का इतिहास सबसे पहले दोस्तों जानना पड़ेगा। तो तिब्बत के इतिहास पर यदि मैं बात करता हूँ तो 7वीं सेंचुरी, जी हाँ, 7वीं शताब्दी के अंदर से तिब्बत का जिक्र आता है और ये उतना पुराना देश है और लगभग आधे चाइना, जी हाँ, मैं कोई एक्सेजरेशन नहीं कर रहा हूँ, लगभग आज के आधे चाइना पर तिब्बत का कब्जा था और तिब्बत का एम्पायर था वो 7वीं सेंचुरी के अंदर, जिसको सोंगसेन गैम्पो ने बनाया था। ये 604 से 650 के बीच में तिब्बत पर राज करते थे। और जी हाँ, ये सोंगसेन गैम्पो जो थे, इनकी पहली पत्नी जो थी उनका नाम था भ्रुकुटी, और भ्रुकुटी जो थी वो नेपाल से थी और नेपाल से उन भ्रुकुटी के कारण ही सोंगसेन के पास और तिब्बत के पास बौद्धिज़्म आया था। तो बौद्धिज़्म, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बौद्धिज़्म पर है, तो वो बौद्धिज़्म उनकी पत्नी भ्रुकुटी के द्वारा 7वीं शताब्दी के अंदर तिब्बत के अंदर आ गया। तो चूंकि सोंगसेन गैम्पो ने पहली शादी अपनी की थी नेपाल की राजकुमारी भ्रुकुटी से और दूसरी शादी चाइना के एक छोटे से किंगडम जो था उस किंगडम की राजकुमारी से, तो पूरे के पूरे चाइना के अंदर उस समय बौद्धिज़्म फैल गया और लगभग 70 से 80%, 90% जनता वहाँ की बौद्धिज़्म मानने लगी। आज भी आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जनता जो चाइना की है वो बौद्धिज़्म मानती है। तो यहाँ से बौद्धिज़्म और भारत के विचारों का जो फैलाव था वो चाइना के अंदर और स्पेशली तिब्बत के अंदर फैलना शुरू हुआ। तो तिब्बत 7वीं शताब्दी के अंदर से ही एक स्वतंत्र राष्ट्र था। धीरे धीरे दोस्तों चाइना के कई सारे छोटे छोटे राजाओं ने उनके ऊपर हमला करना शुरू किया, फिर तिब्बत डिफेंड करता था, फिर कब्जा होता था, फिर डिफेंड करता था। ऐसा चलता रहा 18वीं शताब्दी तक और 18वीं शताब्दी में जो सीमाएं बनाई गई वही सीमाएं आज तिब्बत की हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 1912 के अंदर चाइना के अंदर एक क्विंग डायनेस्टी थी। उस क्विंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया था तिब्बत के ऊपर हमला कर लेकिन 1913 के अंदर ही तिब्बत ने वापस अपने आप को आज़ाद करवाकर और अपने आप को एक ऑटोनोमस रीजन घोषित कर दिया था। तो वो ऑटोनोमस रीजन जो था 1913 से लेकर कंटिन्यूसली चलते 1951 तक वो एक ऑटोनोमस रीजन रहा, जिस पर उनका खुद का स्वतंत्र राज्य था। ब्रिटिश ने भी उन्हें स्वतंत्र राज्य बनाकर रखा हुआ था। भारत ने भी कभी उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। चाइना ने भी उसके क्विंग डायनेस्टी जो थी और उन सभी लोगों ने उसके बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है। भारत के टुकड़े होते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान चला जाता है और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के चक्कर में भारत के ऊपर जो वो हमारा पीओके जो कंट्रोल हुआ है 48 के अंदर, वो सारे एरिया का भी डिस्प्यूटेड एरिया जो चाइना अपना कहता है, वो एरिया का भी डिस्प्यूट वहाँ पर शुरू होता है। इसके अलावा मैं अब चाइना की जो बात करता हूँ, 1949 के अंदर चाइना में क्या होता है, चाइना के अंदर ऑलरेडी एक किंगडम था जो उनके स्वदेशी या मूल निवासी लोग थे, जो उनका मूल किंगडम था, क्विंग डायनेस्टी या जो भी उनकी डायनेस्टी चल रही थी उसको मारकर और कम्युनिस्ट क्रांति वहाँ पर की जाती है माओ जेडोंग के अंडर में। और माओ जेडोंग वहाँ पर उनके राजघराने को मारकर, हराकर और पीछे धकेलकर ताइवान में ले जाकर पटक देता है और जो उनका मूल राजघराना था वो ताइवान में चला जाता है। उनके सारे मूल निवासी वहाँ पर चले जाते हैं और उसके बाद कम्युनिस्ट क्रांति वाली पूरी की पूरी सेना, माओ जेडोंग की सेना वहाँ पर कब्जा कर लेती है। अब 1949 के अंदर वो चाइनीज़ रिपब्लिक बन जाता है। तो जब 1949 के अंदर माओ जेडोंग का कब्ज़े वाली सरकार वहाँ पर आती है तो ये वो चाइना नहीं होता जो चाइना 1700 सालों से भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया हुआ था। ये एक अलग प्रकार का कम्युनिस्ट विचारधारा वाला और फैलाव की नीति रखने वाला चाइना वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके मन में चाइना के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है।
वो कॉर्नर शायद इसलिए भी था कि उनको लगता है कि इतने सालों से हमारे दोस्ताना संबंध थे, तो हम आगे भी इस दोस्ताना संबंध को जारी रखें। और इस दोस्ताना संबंध को जारी रखने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू कोरिया के साथ जब चाइना का वॉर होता है तो उसमें तटस्थ रहते हैं, कोरिया का साथ नहीं देते। अमेरिका के अंदर जापान के साथ एक पीस ट्रीटी साइन हो रही होती है, उसमें इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं जाता क्योंकि जापान ने चाइना को नहीं बुलाया था, तो चाइना से दोस्ती निभाने के चक्कर में उस वाली ट्रीटी में भी इंडिया नहीं जाता। और कई सारी चीज़ें, जैसे कि दोस्तों उसी समय क्या होता है, चाइना, जैसा कि मैंने बताया कि पहले वाला चाइना अलग था और कम्युनिस्टों के कब्जे वाला चाइना अलग था। और जो कम्युनिस्टों के कब्जे वाला चाइना था वो हांगकांग पर भी अपना हक जता रहा था, ताइवान पर भी जता रहा था, तिब्बत पर भी जता रहा था और कई सारे आसपास में कब्जे और साम्राज्यवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो पूरी दुनिया के बड़े देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि नहीं, हम इस चाइना को यूनाइटेड नेशंस के अंदर नहीं लेंगे। तो ये नया चाइना है, इस चाइना को पहले चाइना यूनाइटेड नेशंस में था, लेकिन ये नए वाले चाइना को उन लोगों ने डिरिकॉग्नाइज कर दिया। तो उस समय वोटिंग होनी थी और काफ़ी सारे देशों को इसको सपोर्ट करना था या विरोध करना था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने जाकर सभी देश, जैसा कि हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश जुड़ गए थे जो हम गुटनिरपेक्ष भी कहते हैं। तो गुटनिरपेक्ष वाले देश भी नेहरू जी के साथ थे और नेहरू जी ने जाकर वहाँ पर चाइना का सपोर्ट कर दिया कि यूनाइटेड नेशंस में हमारे पड़ोसी देश चाइना को लिया जाना चाहिए, चाइना अभी भी वही चाइना है और मैं चाइना को फुल सपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा था कि चाइना को यूनाइटेड नेशंस में जाने से रोका जा सकता था, तो जी हाँ, रोका जा सकता था यदि जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस में उसका विरोध करते और गुटनिरपेक्ष के सारे छोटे छोटे देशों से भी विरोध करवा देते। तो यूरोप, अमेरिका ऑलरेडी चाइना के खिलाफ था, तो चाइना यूएन में ही एंटर नहीं हो पाता। अब दोस्तों आगे की बात आती है कि धीरे धीरे करके चाइना का एग्रेशन बढ़ता गया और जवाहरलाल नेहरू इसको समझ नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू को हमेशा लगता था कि चाइना हमारा दोस्त है। तो उसी समय चाइना ने क्या किया, सदियों से जो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर बना हुआ था वो था तिब्बत। तिब्बत एक पूरा का पूरा देश बीच में था, जिसका कि मैं बता चुका हूँ 1913 के बाद से ऑटोनोमस रीजन था। वो चाइना का भी नहीं था, इंडिया का भी नहीं था, लेकिन इंडिया के विरोधी नहीं था क्योंकि बौद्धिज्म की फिलॉसफी थी, दलाई लामा वहाँ पर रूल करते थे, तो इंडिया के साथ दोस्ताना संबंध थे। उस समय चाइना ने अचानक से इसके ऊपर अटैक कर दिया, तिब्बत के ऊपर। अब माओ जेडोंग की साम्राज्यवादी नीति थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते वो तिब्बत पर भी आ गए। तो तिब्बत पर जब उनने अटैक किया तो उसी समय दलाई लामा जो थे, दलाई लामा भागकर भारत आए क्योंकि कई 35,000 लगभग लोगों की आर्मी लेकर चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था और चाइना ने कई सारे हज़ारों, लगभग 10-20 हज़ार लोगों को मार डाला था। कई लोगों का मानना है कि बहुत सी औरतों के बलात्कार हुए, बहुत से बच्चों को भी जिंदा जला दिया गया, बहुत से लोगों के पार्ट्स काट दिए गए शरीर के, बहुत से लोगों को जेल में टॉर्चर करके मार दिया गया। इस तरह से चाइना ने आधे से ज़्यादा पार्ट तिब्बत का कैप्चर कर लिया और उस समय दलाई लामा को भागकर शरण लेनी पड़ी भारत में। तो उस समय भारत ने शरण देने से मना कर दिया। जब वो भारत आए तो भारत ने बोला नहीं, हम आपको शरण नहीं दे सकते क्योंकि हमारी तो चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो दोस्तों ये भारत ने मना कर दिया ऐसा नहीं है, ये पंडित नेहरू की नीति थी। और पंडित नेहरू के डिफेंस मिनिस्टर जो थे, जो कृष्णा मेनन थे, वो भी बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट विचार के भी थे और अपने आप को प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे। तो इन सभी लोगों ने दलाई लामा का उस समय विरोध किया, बोले कि नहीं, हम आपको शरण नहीं दे सकते, हम चाइना से क्यों दुश्मनी मोल लें। तो उस समय दोस्तों जब दलाई लामा नेहरू जी के पास आए थे, उस समय यदि नेहरू जी यूएनएससी में चले जाते या यूनाइटेड नेशंस में चले जाते इस मुद्दे को लेकर, तो आज कश्मीर जैसे बफर स्टेट बीच में ही लटक जाता और वो किसी का नहीं होता। लेकिन नेहरू जी ने उनसे बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद जैसा कि हुआ, हम लोग जानते हैं कि एक कोई प्रोग्राम था जिसके ऊपर 17 पॉइंट एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, 17 पॉइंट एग्रीमेंट लेकर चाइना तिब्बत के पास आया और तिब्बत से बोला आप इसको साइन कर दो। तो सोचिए, एक देश जिसकी आधी से ज़्यादा ज़मीन को आपने कब्जा लिया है, उसके हज़ारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, उसके बाद आप उस देश के पास आते हो और बोलते हो कि ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करो। इसके अंदर ये रहेगा कि हमने जो ज़मीन आपकी हड़प ली है वो ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, आगे आपकी जो ज़मीन है उसको हम ऑटोनोमस रीजन बना देते हैं। तो छोटी सी जो ज़मीन बची हुई थी उसको हम ऑटोनोमस रीजन बना देंगे और ये ज़मीन अब हमारी हो गई, ऐसा आप साइन कर दो। तो मजबूरी में, क्योंकि इंडिया का भी साथ जब तिब्बत को नहीं मिल पाया उस समय, तो उस समय मजबूरी में दलाई लामा को वो साइन करना पड़ गया। और साइन करने से दोस्तों चाइना इतनी पास घुसता चला आया कि हमारे अक्साई चीन तक आकर वो धीरे धीरे टच होने लगा। जो अक्साई चीन जो पार्ट है वो हमारा ही जो कश्मीर का, लद्दाख का पार्ट है, जिसके पास चाइना आके टच हो गया।
तो इस तरह से चाइना ने धीरे 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 करके तिब्बत पर हमला करना और कब्जा करना शुरू किया। अब जैसे कि चाइना की नीति है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि चाइना ने 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर साइन किया, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद चाइना फिर तिब्बत में आगे बढ़ गया और ऑटोनोमस रीजन को भी, जो चाइना ऑटोनोमस बोलता रहा लेकिन वहाँ सेना भेजकर अपना कंट्रोल कर लिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, वहाँ पर भी अलगाववाद की बातें होने लगी और कई सारी चीज़ें होने लगी। इसी बीच में दोस्तों इंडिया में क्या चल रहा था, तो क्लाउडे आरपी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी थी 2017 में, तिब्बत द लास्ट मंथ्स ऑफ ए फ्री नेशन। उसके बाद अभी रिसेंटली उनकी एक किताब आई है, विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन। इनका नाम है क्लाउडे आरपी, आप इनकी किताब ढूंढ सकते हैं, विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन। उसके अंदर वो बोलते हैं कि जब चाइना की सेना एंटर हुई तिब्बत के अंदर और तिब्बत में आकर ठहर गई, उसके बाद चाइना के पास इतना असला नहीं था, फूड नहीं थे, इतना खाना नहीं था, अनाज नहीं था कि चाइना की फ़ौज को वहाँ पर खिला सके, क्योंकि वो पहाड़ी है, इतनी ऊंची है। तो चाइना ने जवाहरलाल नेहरू से अप्रोच किया और बोला कि इंडिया हमें मदद करे। और दोस्तों कई लोग ऐसा कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी थे तिब्बत के अलग होने पर, लेकिन उस समय क्लाउडे आरपी ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आर्मी जो PLA थी उसको 3000 टन राइस दिया। जी हाँ दोस्तों, 1950 में 3000 टन राइस उनको भेजा गया ताकि उनकी सेना वहाँ पर अनाज खा सके, खाना खा सके, भूखी ना रहे और वापस उसे ना जाना पड़े। तो जो सेना वहाँ पर तिब्बत को मारने बैठी थी, जिसका ये खतरा था कि वो आगे आकर भारत पर भी हमला कर सकती है, उस सेना को हमारे प्रधानमंत्री राइस यानी कि चावल भेज रहे थे। और ये नीति वो अपनी किताब में लिखते हैं क्लाउडे आरपी के 1950 से लेकर 1954 तक चली, मतलब 4 साल तक हम उनकी सेना को यहाँ से अनाज भेजकर खिलाते रहे। और दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे करके चाइना ने हमारे ऊपर भी डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर एंटर होना शुरू कर दिया। और डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर ना सिर्फ एंटर होना शुरू कर दिया, अक्साई चीन के अंदर भी कई बार वो एंटर होने लगा, कई सारी जगहों से वो धीरे धीरे भारत को भी अपना डर दिखाने लगा। और उसी समय इंडिया ने मैकमोहन लाइन पर उनसे क्लियर कट बात ना करते हुए, क्लियर कट उनसे समझौता ना करते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का राह अलापना शुरू कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू और हमारी सारी मिनिस्ट्री चाइना से मिलने लगी, चाइना के प्रधानमंत्री यहाँ आने लगे और उस समय हम लोगों ने शुरू कर दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं। और चाइना ने एक चक्रव्यूह में नेहरू जी को फंसा लिया। चाइना ने उस समय, चाइना जब भी आता था तो तिब्बत की तो बात करता था कि तिब्बत पर हम लोगों को कब्जा कर लिया है, हमको उस पर मान्यता दे दो या यूनाइटेड नेशंस में हमारा सपोर्ट कर दो, लेकिन मैकमोहन लाइन पर चाइना हमेशा चुप्पी साध लेता था। और हमारा इसको ब्यूरोक्रेटिक फेल्योर कहें या विदेश मंत्रालय उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के ही पास था, उसका फेल्योर कहें, लेकिन उस समय हम लोगों ने मैकमोहन लाइन पर क्लियर कट बात उनसे नहीं कर पाए। और अंत में 1954 के अंदर हमने एक पंचशील नाम का समझौता चाइना के साथ साइन किया। और ये समझौता दोस्तों, इस समझौते को सब लोग सोचते हैं कि ये दोस्ती, भाईचारे और प्यार का समझौता है, लेकिन इस समझौते में ब्यूटीफुल तरीके से चाइना ने कुछ क्लॉज जोड़े जिसके अंदर ये लिखा गया है कि चाइना के पास जो ज़मीन है उसके ऊपर भारत अपना दावा नहीं ठोकेगा। तो मैकमोहन लाइन की बात चाइना नहीं कर रहा था असल में दोस्तों, पंचशील में चाइना कर रहा था तिब्बत की बात। तो इंडिया ने तिब्बत पर चाइना के कब्जे को रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी कि आपने जो तिब्बत पर कब्जा किया है वो आपका हो गया। तो पंचशील समझौते के तहत चाइना को हमने तिब्बत के अंदर आके उसको चाइनीज़ टेरिटरी बताना शुरू कर दिया। तो उसके कारण दोस्तों जो गड़बड़ शुरू हुई, हमारे और चाइना के बीच में जो बफर स्टेट था वो बफर स्टेट हट गया और चाइना को और आगे आके अपना एग्रेशन दिखाने का मौका मिला, जिससे चाइना आगे बढ़ता भी गया। और उसी समय की यदि मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा उसके बाद क्या होता है, तो क्लाउडे आरपी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हमारे KM पानीकर जो थे उस समय के, जो हमारे अधिकारी थे, आप उन्हें वामपंथी कह सकते हैं, वैसे तो कांग्रेस के ही थे, तो KM पानीकर जो थे उनके बारे में क्लाउडे आरपी लिख रहा है कि KM पानीकर, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना फ्रॉम 1950 to 52, ऑफन एक्टेड लाइक माओज एनवॉय रादर देन नेहरूज, इनवेरिएबली डिफेंडिंग चाइनीज एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। इसका अर्थ यह है कि KM पानीकर जो इंडिया के एम्बेसडर थे चाइना में 1950 से 52 के बीच में, उनके बारे में क्लाउड आरपी अपनी किताब में लिखते हैं कि वो जो KM पानीकर थे
वो इंडिया के एम्बेसडर से ज़्यादा माओ के एम्बेसडर ज़्यादा दिखाई देते थे, और वो माओ की बातों को इंडिया के अंदर आकर रखते थे नेहरू जी के सामने, और कई बार चाइना के एक्शंस को डिफेंड किया करते थे हमारी सरकार के सामने कि चाइना ने एग्रेशन किया, चाइना आगे बढ़ा तो वो सही है, तिब्बत के अंदर तो चाइना कुछ भी नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें पानीकर किया करते थे। ये किताब के अंदर क्लाउड ARP क्लियर कट लिख रहे हैं। उसके अलावा उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जो थे वीके कृष्णा मेनन के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक हिस्टोरियन है TJS जॉर्ज, जो उनके बायोग्राफर भी हैं मेनन की, उनने बायोग्राफी लिखी है TJS जॉर्ज। वो उस बायोग्राफी के अंदर लिखते हैं, जो कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णा मेनन थे, वीके कृष्णा मेनन रिफ्यूज्ड टू इंपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट एंड टर्न्ड मिलिटरी फैक्ट्रीज इनटू प्रोडक्शन लाइंस फॉर हेयर क्लिप्स एंड प्रेशर कुकर्स। अब आप देखिए, हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर हमारी डिफेंस की फैक्ट्रीज को बदल देता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की जगह हेयर क्लिप बनाने की और प्रेशर कुकर बनाने की फैक्ट्रियों में। और इसके बाद इन्हीं के बारे में अकबर अपनी किताब में लिखते हैं, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया नाम की किताब में, द आर्मी वॉज कन्विंस्ड दैट मेनन वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रमोटिंग हिमसेल्फ देन डिफेंडिंग हिज कंट्री। इसका मतलब है कि मेनन जो थे वो अपने आप को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे अपने देश को डिफेंड करने की जगह। इसके बाद व्हेन चाइना एंटर्ड लद्दाख इन 1959, मेनन वॉज इन न्यूयॉर्क, शोड नो डिजायर टू रिटर्न टिल नेहरू रिफ्यूटेड। इसका मतलब जो मेनन थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो दुनिया भर में घूम रहे थे और अपने आप को प्रमोट कर रहे थे सभी देशों में जाकर कि मुझे आगे बढ़ाओ। और जिस समय हमारा वॉर हो रहा था उस समय भी जो मेनन थे 1959 के अंदर, जब लद्दाख के अंदर चीन घुस गया था, उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क के अंदर, और वो वापस आने के भी तैयार नहीं थे जब तक नेहरू ने उन्हें डांटा नहीं। और नेहरू भी इस बात से बहुत कंसर्न थे कि ये मेनन ये क्या कर रहे हैं, मेनन डिफेंस पर कुछ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, और नए कुछ भी हमारे हथियार वगैरह खरीदने के लिए उनने उस समय मना कर दिया था। तो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी उस समय कांग्रेस की वहाँ पर बैठी हुई थी, और ये कम्युनिस्ट लोग नेहरू जी को भी परेशान कर रहे थे। तो इस तरह का एक पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पर बना हुआ था। पंचशील समझौता साइन हुआ, जैसा कि मैंने बताया। पंचशील के अंदर नेहरू जी ने तिब्बत चाइना को दे दिया। तिब्बत चाइना को दे देने के बाद धीरे धीरे करके चाइना और आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच में दोस्तों 1950 के अंदर जब हमला हुआ है तिब्बत के ऊपर चाइना का, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो कि द वायर के एक आर्टिकल के अंदर भी छपी हुई है, और पुराने कई लोगों ने जो नेहरू जी की चिट्ठियाँ हैं उनसे भी ये बात निकल कर आती है कि 1950 के अंदर जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका ने ऑफर की थी UNSC सीट। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर सबसे ताकतवर देश होते हैं दुनिया के, आज चाइना है, तो उसके अंदर इंडिया जा सकता था। तो अमेरिका ने उनको ऑफर किया था, लेकिन नेहरू जी ने उसको मना कर दिया, और ये पहली बार था। इसके बाद 1955 के अंदर, जी हाँ, निकोलाई बल्गेनियंस जो थे, उन्होंने भी सोवियत संघ के थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट 1955 में इंडिया को ऑफर की थी। उस समय भी नेहरू जी ने इस सीट को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि हमारे पड़ोसी जो है चाइना, वो बड़ा देश है और चाइना को आपको UNSC देनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और अमेरिका वाली जो सीट उन्होंने डिनाई की थी वो इस बेसिस पर की थी कि चाइना जैसे पड़ोसी देश से हम अमेरिका की ये ऑफर एक्सेप्ट कर दुश्मनी नहीं लेना चाहेंगे। तो 1950 में अमेरिका का ऑफर और 1955 में रशिया का ऑफर, ये दोनों के दोनों ऑफर्स को जवाहरलाल नेहरू ने UNSC सीट के को ठुकराया। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि UNSC में चाइना को इंडिया ने भिजवा दिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद चाइना चला गया, लेकिन इंडिया ने अपना खुद का ऑफर ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि वो दोनों के दोनों देश उस समय, रशिया और उसके पहले अमेरिका, ये चाह रहे थे कि इंडिया आ जाए, क्योंकि उनको भी चाइना से खतरा था। लेकिन इंडिया यही बात देखते हुए कि चाइना बड़ा देश है, उसको भेज दें, और उससे डरते हुए कि इससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, इस कायरता भरी नीति के कारण जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे दोनों टाइम UNSC के ऑफर्स ठुकरा दिए, जिसके कारण आज भी देश भुगत रहा है। आज वही चाइना जो हमारे कारण वहाँ पर जाकर बैठा हुआ है, UN में भी और UNSC में भी, आज वही चाइना, इंडिया की बात जब जगह रखी जाती है, बाकी के सभी देश जब इंडिया का नाम रख देते हैं, चाइना वीटो कर देता है और मना कर देता है। आज वही चाइना जो दलाई लामा, जो सबसे बड़े बुद्धिस्ट और सबसे बड़े शांति प्रिय नेता हैं दुनिया के, नोबेल पीस प्राइज जीते हुए हैं, उनको टेररिस्ट बोल रहा है, और अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों को पीसफुल बताकर वहाँ से टेररिज्म के से नाम हटवा देता है। तो ऐसी गलतियाँ, ऐसे ब्लेंडर्स उस समय हमारी सरकारों से हुए। इसके आगे की भी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों,
कि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें उस समय हुई। और उसी समय जब 1954 के अंदर पंचशील समझौते पर हमारे पंडित नेहरू जी ने चाइना के साथ साइन किया और तिब्बत चाइना को देने पर राज़ी हो गए, उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जी हाँ बहुत पॉपुलर नाम है डॉक्टर अम्बेडकर की क्या टिप्पणी थी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। अपर हाउस राज्यसभा में 1954 के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोलते हैं, बाय अलाउिंग द चाइनीज टू टेक पोजेशन ऑफ Lhasa, द प्राइम मिनिस्टर हैज प्रैक्टिकली हेल्प्ड देम ब्रिंग देयर बॉर्डर डाउन टू द इंडियन बॉर्डर। एग्रेशन माइट well be committed by people who are always in the habit of committing aggression। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो लहासा के ऊपर, लहासा जो थी वो तिब्बत के अंदर कैपिटल रीजन था, उसके ऊपर जो कब्जा करता है चाइना, उसको कब्जे को परमिशन और मान्यता देने का विरोध करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कहते हैं कि चाइना का इस एक्ट का आप सपोर्ट कर चाइना को और आगे बढ़ने की इजाज़त दे रहे हो, वो बाद में आकर हम पर भी हमला कर सकता है। तो इस तरह की बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी करते हैं और ये टाइम्स मैगजीन में उस समय 1954 में 6 सितंबर के अंदर छपा हुआ था। तो उस समय का ये मैसेज है। तो कई लोगों ने इस बात का उस समय भी विरोध किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस समय नहीं माना और 1958 के अंदर हुआ वही कि जैसे ही हमारे बीच का बफर स्टेट दोस्तों हटता है, चाइना ने सड़क बनानी शुरू कर दी। जियांग से लेकर तिब्बत तक की सड़क 1958 में चाइना ने बना ली और वो अक्साई चीन से होती हुई गुजरती थी दोस्तों। जो अक्साई चीन था वो भारत हमेशा से भारत का ये रहा था कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है, पाकिस्तान ने हड़प रखा है, लेकिन वहाँ से चाइना ने तिब्बत तक की सड़क बना ली। नेहरू जी ने इसका विरोध किया, लेकिन चाइना इसके बाद भी नहीं माना और 1956 के अंदर से ही चाइना ने लगभग 120,000 किलोमीटर के एरिए को, इंडिया के एरिए को अपने मैप के अंदर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसका नेहरू जी ने कई बार विरोध किया। तो चाइना ने कहा हमें नहीं पता, ये मैप्स पुराने हैं, इस तरह की बातें, और बार बार चाइना उस 120,000 किलोमीटर को अपने एरिया को दिखाकर मैप के अंदर छापता रहा। तो इस तरह से चाइना की विस्तारवादी नीतियाँ दिखाई दे रही थी। 1959 के अंदर हम लोग आगे आते हैं, जब इंडिया के अंदर आखिरकार दलाई लामा को शेल्टर लेना पड़ा। जब बुरी हालत हो गई तिब्बत की, तिब्बत के बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं, तो बहुत सारे लोगों के साथ दलाई लामा इंडिया के अंदर आए। उस समय नेहरू जी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको शेल्टर दे दिया, लेकिन वो शेल्टर देने के बाद वो दोस्त चाइना जिसके लिए हम लोगों ने कोरिया वार में सपोर्ट किया, UN एडमिशन में सपोर्ट किया, UNSC सीट में सपोर्ट किया, इंडिया ने पीस ट्रीटी जो थी जापान के साथ उसके अंदर भी अटेंड नहीं की, ताइवान जब ट्रांसफ़र हुआ उसके अंदर भी इंडिया ने सपोर्ट किया। इन सभी चीज़ों ने के अंदर जिस इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया, 1959 के अंदर जब हम लोगों ने दलाई लामा जो कि एक शांति प्रिय व्यक्ति थे, जिनके लोगों की हत्याएं हो रही थी, उनको इंडिया ने जब भारत के अपने एक प्रदेश के अंदर शरण दे दी, उस समय चाइना ने इस बात से चिढ़कर हमारे ऊपर एक्ट ऑफ वॉर जो है वो लागू कर दिया और धीरे धीरे करके हमारे सैनिकों की हत्याएं और हमारे देश के अंदर घुसना और एंटर होना शुरू कर दिया। 1959 के अंदर जिस समय हम लोगों ने दलाई लामा को शरण दी, उसी समय दोस्तों 1959 के अंदर चाइना शिमला के अंदर एंटर्ड हो गया और 9 इंडियंस को उसने अक्साई चीन के अंदर जो पुलिसमैन थे उनको मार दिया और तभी से धीरे धीरे जो वॉर थी वो शुरू होती चली गई। और वॉर शुरू होती चली गई तो धीरे धीरे हमारे लोग और चाइना के अंदर एग्रेशन बढ़ता गया और 62 के अंदर जैसा कि हम जानते हैं एक फुल फ्लेज वॉर वहाँ पर हो गया। 59 से ये चीज़ शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी अफसोस ये रहा कि जैसा कि मैंने अपने डिफेंस मिनिस्टर का बताया है और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये सारे ब्यूरोक्रेसी तो ढीली थी ही। जवाहरलाल नेहरू ने कई सारे अपने पसंद के लोगों को भी फ़ौज में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। जब चाइना से हमारा डिस्प्यूट चल रहा था उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने पसंद के एक फ़ौजी कॉल को वहाँ पर डेपुटेशन दे दिया था, जबकि जो थिमैया उस समय जो आर्मी चीफ थे वो इस बात से नाराज़ थे कि कॉल किसी काम के नहीं है। और जब इंडिया चाइना वॉर हुआ तो कॉल बहुत दिनों के लिए छुट्टी पर चले गए, ज़बरदस्ती उन्हें वापस लाना पड़ा कि आप आकर देखो। तो कॉल जो क्योंकि नेहरू के पसंद के थे तो उन्होंने उनको वहाँ पर डिप्यूट कर दिया था। तो इस तरह की भी कुछ गलतियाँ जवाहरलाल नेहरू ने उस समय करी, जिसके कारण 1962 में हमें हार कर खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी के अलावा मैं कुछ और लोगों के भी नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने उस समय गद्दारी जैसी बात उसको कही जा सकती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जब मैं इस बात में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ट्विटर पर और कई सारे
आर्टिकल्स के अंदर मिला कि उस समय, जिस समय इंडिया चाइना का वार चल रहा था, उस समय जो मणिशंकर अय्यर हैं, जी हाँ मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, आईएफएस रहे, वो इंग्लैंड के अंदर चाइनीज़ आर्मी के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। जी हाँ, चाइनीज़ आर्मी, वो भारत का व्यक्ति है, वो चाइनीज़ आर्मी के लिए इंग्लैंड के अंदर फंड इकट्ठा कर रहा है, मणिशंकर अय्यर। ये लिखा है द कंटेम्प्रेरी कंजर्वेटिव नाम की बुक में धीरेन भगत ने, और इस बुक को एडिट किया है और इंट्रोडक्शन दिया है सलमान खुर्शीद ने। जी हाँ, सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्हीं ने एडिट किया है। और उस किताब में धीरेन भगत लिखते हैं कि मणिशंकर अय्यर इंग्लैंड के अंदर फंड्स कलेक्ट कर रहे थे चाइनीज़ आर्मी के लिए। तो ये देखिए, वही बाद में जाकर भारत में इतने मिनिस्टरों के पदों पर रहे जिन्होंने चाइना के लिए उस समय फंड इकट्ठा किया था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। इसके अलावा मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात भी अंत में रखना चाहूँगा, क्योंकि आज ये बहुत बार मुद्दे उठते हैं कि एक तरफ संघ विचार है, एक तरफ वामपंथ विचार है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जब 1962 के अंदर इंडिया के ऊपर हमला हुआ चाइना का, तो पूरा का पूरा सपोर्ट उन लोगों ने चाइना को कर दिया था, और वो चाइना के अगेंस्ट में जाने को तैयार नहीं थे, और नेहरू जी पर ही दबाव बना रहे थे कि जो चाइना बोल रहा है उसी बात को मान लिया जाए, वो जो लैंड मांग रहे हैं वो लैंड भी दे दी जाए। तो इसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को, कम्युनिस्ट पार्टी के को जेल में डाल दिया था। तो जेल के अंदर मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा। वीएस अच्युतानंद, ये बाद में सीएम भी बने केरला के। तो वीएस अच्युतानंद जो थे, उनको जब जेल में डाला, 39 वर्ष के वो थे, तो जेल में रहते रहते उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी देश के अंदर छवि सुधरे। तो अच्युतानंद ने बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, भारतीय सेना के जवानों को। तो जैसे ही अच्युतानंद ने ये बोला, उसी जेल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के ओजे जोसेफ नाम के व्यक्ति बंद थे। ओजे जोसेफ ने घोर इस बात का विरोध किया, और इस लेवल पर विरोध किया कि मारापीटी हो गई दोनों के बीच में, और कोई ब्लड डोनेशन नहीं हुआ। और उसके बाद दोस्तों, जब अच्युतानंद बाहर निकल कर आए, उस समय वो सेंट्रल कमेटी में थे, और उनको डिमोट कर ब्लॉक कमेटी में कम्युनिस्ट पार्टी ने डाल दिया। और कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा कि आप कौन होते हो इंडिया चाइना वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट स्टैंड लेने वाले। जी हाँ, ये अगेंस्ट स्टैंड क्या था कि भारत के सैनिकों को ब्लड डोनेट करना। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ने भारत की सेना का सपोर्ट करने की जब बात करी, तो उसको डिमोट कर बाहर कर दिया गया, और उस आदमी ने बाद में अपनी बात ये कही कि मैंने तो कोई ब्लड नहीं दिया। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड रहा जब भी इंडिया चाइना वॉर हुआ है। और आज मैं इस बात को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी जब चाइना एग्रेशन कर रहा है, तो कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, जब ऑल पार्टी मीट हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बोल रहे हैं आप पंचशील पर एग्री रहो, आप पंचशील समझौते को मानो, आप चाइना के साथ वॉर मत करो, एग्रेशन में मत जाओ। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो एक क्लियर कट दिखाता है दोस्तों कि जो माओइस्ट हैं हमारे यहाँ, जो नक्सल पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, तो चाइना का विरोध कभी नहीं करते। तो इस तरह की गलतियाँ कुछ हमारे इतिहास के अंदर दोस्तों हुई, जिसके कारण चाइना आज हम लोगों पर हमला कर रहा है और हमें आंखें दिखा रहा है। यदि जवाहरलाल नेहरू जिस समय दलाई लामा पहली बार भारत में आए थे 1950 में, उसी समय तिब्बत के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते, जिस तरह वो कश्मीर के मुद्दे को ज़बरदस्ती ले गए थे, जब पटेल ने रोका था, तो तिब्बत जो है उसके बीच में यूनाइटेड नेशंस कूद जाता। यूनाइटेड नेशंस जब कूद जाता तो सारे बड़े देश उसमें इंटरफेयर कर देते, और हमारे बीच में तिब्बत जो है वो एक बफर स्टेट बनकर रह जाता, और तिब्बत के भी उतने सारे लोगों को जान नहीं देनी पड़ती। मैं आपको एक आंकड़े बताना चाहूँगा कुछ जो मैंने नोट किए हैं कि उसके बाद से लेकर 79 के बीच में तिब्बत में कितनी जाने गई दोस्तों। तो 1,73,000 तिब्बतियन को टॉर्चर्ड कर प्रिजन के अंदर मार दिया गया। 1,56,000 तिब्बतियों को डायरेक्ट चाइना ने गोली मारकर एग्जीक्यूट कर दिया। लगभग 4,32,000 तिब्बतियंस को लड़ते हुए चाइना से शहीद हो गए। उसके बाद लगभग 3,42,000 तिब्बत भूखे मार दिए गए, स्टार्व टू डेथ, मतलब भूखे मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद लगभग 92,000 तिब्बतियों को पब्लिकली टॉर्चर कर मारा गया। जी हाँ, पब्लिकली टॉर्चर मतलब एक एक पार्ट काटा, जैसे कि आप देखते हैं ना नक्सलवादी जो नक्सल इलाकों में करते हैं, कान काट दिया, हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, टांग दिया जिंदा, तड़प तड़प के मर रहा है। इस तरह 92,000 लोगों को मारा। उसके बाद लगभग 9,000 तिब्बतियों ने सुसाइड कर लिया,
और इस तरह से दोस्तों 35,000 लोगों की सेना लेकर जिस समय चाइना घुसा था, उस समय भी रेप, मर्डर, टॉर्चर जो तिब्बतियंस हुए, कहा जाता है लगभग 1.2 मिलियन तिब्बतियंस को टॉर्चर किया गया, रेप किया गया और उनकी हत्याएं की गई हैं। और ये वो लोग हैं दोस्तों जो एक मक्खी और एक चींटी को भी नहीं मारते। ये सबसे पीसफुल लोग हैं पूरे अर्थ पर। नोबेल पीस प्राइज़ दलाई लामा को मिला है, उनको आज चाइना टेररिस्ट बोलता है। और ये सारा का सारा तिब्बत को भुगतना पड़ा क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर हमला किया। और उस समय यदि जवाहरलाल नेहरू तिब्बत की मदद कर देते या यूनाइटेड नेशंस में उस बात को ले जाते तो चाइना आगे ना बढ़ता और हम 1962 का वॉर भी नहीं हारते, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में हमेशा तिब्बत रखा होता। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी एक गलती उस समय हुई। कई सारी गलतियां उस समय हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस की सीट के समय जब अमेरिका ने और रशिया ने हमें ऑफ़र किया था, उसे छोड़ना ये जवाहरलाल नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल थी। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना को प्रमोट करना, चाइना का साथ देना, ये एक बड़ी भूल थी। कोरिया, ताइवान और जापान के साथ समझौते बनाने की जगह हम लोगों ने चाइना से उस समय अपने समझौते बनाए, ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी। इसके अलावा बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को अपनी ब्यूरोक्रेसी में रखा और इस तरह के लोगों को डिफेंस मिनिस्टर बनाए रखा जो प्रो चाइना थे, उन लोगों का साथ देना भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी उस समय नेहरू जी की भूल रही, जिसके कारण चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और 1962 के बाद भी धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा और लगभग 48,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन चाइना ने हमारी हड़प रखी है और आज LAC के अंदर हमें आंखें दिखा रहा है। तो दोस्तों यदि ये इतिहास की भूलें नहीं होती तो आज इंडिया और चाइना का रिलेशन कुछ और होता और इंडिया 62 की हार भी नहीं हारा होता। तो इसीलिए दोस्तों किसी महान व्यक्ति ने कहा है, इफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ देन हाउ मच इनकेपेबल वी आर बाय नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट। यदि इतिहास अपने आप को दोहराता है तो हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। तो आज हम लोगों को उस इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं जो पहले हमसे हो चुकी हैं। और आज चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ना सिर्फ चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए बल्कि आज हमें तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, इन सभी देशों की आज़ादी की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी छोटे देश वही भुगत रहे हैं जो तिब्बत ने उस समय भुगता है। तो दोस्तों इस समय दुनिया के देशों को साथ लेने की ज़रूरत है। इस समय जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल और आसपास के बहुत सारे देशों से हमें संगठन करने की ज़रूरत है और उन सब के साथ मिलकर चाइना की इस साम्राज्यवाद नीति को दबाने की ज़रूरत है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि इस देश के अंदर छुपे हुए जो लोग हैं, जो माओइस्ट कम्युनिस्टों का हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा चाइना के सपोर्ट में खड़े होते हैं, सबसे पहले उन्हें पकड़ना, उन्हें पहचानना और उन्हें जेल में डालने की ज़रूरत है। सरकार अपने स्तर पर यह करेगी, लेकिन आप लोग भी अपने स्तर पर उन्हें खोजें, ढूंढें और पता करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो देश के खिलाफ इस समय माहौल बना रहे हैं, जो देश के खिलाफ इस समय बोल रहे हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की जगह अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन लोगों की बातों में आप कभी भी ना आएँ, उन लोगों को सोशली बॉयकॉट करना शुरू करें। तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। जब देश में एक ही विचार के सभी लोग होंगे, जब इस देश के अंदर सभी लोग देश की उन्नति के विषय में सोचेंगे, तभी ये भारत आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।